नमस्कार दोस्तों, ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम ट्राइबल टॉक, जिसमें कि आप सब जानते हैं कि हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ जो क्षेत्र है, थोड़ा बहुत उदयपुर का भी मिला के, उदयपुर का भी हम कह सकते हैं, प्रतापगढ़, पूरा जो ट्राइबल एरिया है, और उसमें ही हमारा एक विशेष कार्यक्रम चलता है ट्राइबल टॉक, जिसमें कि हम जनजाति की विभूतियों के बारे में बात करते हैं, जनजाति की साहित्य के बारे में बात करते हैं, जनजाति की शिक्षा, जनजाति की महिला सशक्तिकरण, तमाम विषयों को लेकर। और आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का बात है, और वो ये है कि आज हमारे बीच हमारे डूंगरपुर की जानी पहचानी साहित्यकार डॉक्टर सुनीता गोगरा जी हमारे साथ। मुझे मैडम बहुत बहुत स्वागत है, काफ़ी लंबे समय से आपका इंतज़ार हो रहा था। नमस्कार सर। जी, सुनीता जी के बारे में मैं बता दूं, डूंगरपुर के पास देवल करके गांव है, और आपके पिताजी हमारे क्षेत्र के बहुत ही जाने पहचाने समाज सेवक हम कह सकते हैं, डॉक्टर वेलाराम गोगरा। उनसे भी कभी हम चर्चा के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। साथ ही साथ आपके परिवार में डॉक्टर दीपक गोगरा हैं, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हॉस्पिटल्स में हैं जी, गायनिक में, और डॉक्टर रवि गोगरा इनकी भाभी जी, मतलब पूरा परिवार डॉक्टर। ये खुद भी डॉक्टर सुनीता गोगरा हैं, और इनके पिताजी भी, हालांकि इनके पिताजी और सुनीता जी दोनों पीएचडी मतलब किए हुए, लेकिन बाकी सब मेडिकल लाइन से जुड़े हुए। तो बहुत ही खुशी की बात है। इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, हमारे आपके एजुकेशन के बारे में, तमाम चीज़ें। थोड़ा सा मैं आपका परिचय हमारे श्रोता आपके मुंह से सुनना चाहेंगे जी। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता गोगरा है जी, और मैंने नेट पीएचडी किया है उदयपुर से जी। इसके अलावा मैं नॉवेल्स वगैरह भी लिखती हूँ जी, मेरी पहली नॉवेल है मताई जी, और मैं ट्राइबल कल्चर पे लिखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं खुद जो हूँ जी, वो मैं दूसरों को बताऊँ कि मेरा वजूद क्या है। जी, जी, और इसके अलावा तो जी। थोड़ा सा आपके बचपन की बात है कि कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कहाँ पे आपने एजुकेशन की, कहाँ पे आपका पोस्टिंग हुआ, किस तरह से आप साहित्य से जुड़े, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ जी, मेरा एजुकेशन उदयपुर से है। जी, मैंने संत तेरेसा स्कूल उदयपुर से 12th पास किया है। उसके बाद में एमजी कॉलेज से मैंने नेट किया है, एमए नेट किया है, जी, और राजस्थान विद्यापीठ से मैंने पीएचडी किया है। जी। मतलब मेरा बचपन पूरा उदयपुर में ही निकला है। अच्छा, अच्छा, और 2008 में जब मेरी जॉब लगी, मैंने विद्या भवन से बीएड किया है। अच्छा। तो जब जॉब लगी तब मैं डूंगरपुर में आई हूँ। जी, जी। और जब मैंने यहाँ का कल्चर देखा, क्योंकि वहाँ पर मेरे हर मतलब क्षेत्र की मेरी फ्रेंड्स हैं जी, उनके घर आना जाना भी होता था। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अलग लगा, यहाँ पर पूरा कल्चर ही अलग लगा। जी, जी। और मुझे लगा कि मैं मतलब एकदम से होता ही है कि मैं बिल्कुल अलग चीज़ में आ गई हूँ। जी, जी। अच्छा, आप बचपन से उदयपुर ही रहती थी? हाँ, मैं बचपन से। कैसे आपके पापा वहीं पे थे उदयपुर में? पापा की जॉब वहाँ पर थी और मम्मी भी टीचर है वहीं थे। अच्छा, मम्मी भी टीचर, वो मम्मी भी टीचर थी अच्छा। वहीं पर, तो रिटायर हो गए अब तो, जी, गौतम विलास में और अलग अलग जगह पर। जी, जी, तो बचपन में हम वहीं पर आए। जी। तो जब मैंने यहाँ पर मैं आई और मैंने पीएचडी के लिए मेरा जो विषय था वो था कि आदिवासी धार्मिक मान्यता और पर्यावरण। जी, जी। अच्छा। आदिवासी धर्म से। जी। तो उसमें मुझे जब जानने का मौका मिला, काफ़ी डीप में मैं गई उसमें। ओके, जी। और जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मधुसूदन त्रिवेदी जी, वो भी काफ़ी मतलब चाहते थे कि मैं बहुत डीप में जाके उसका अध्ययन करूं। जी, जी। क्योंकि उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे जब मैं वाइवा के लिए गई थी फर्स्ट टाइम, कि है ना, तुम ट्राइबल हो तो तुम्हारी खासियत क्या है, अच्छा। तुम्हारा धर्म क्या है। हाँ। मैंने बोल दिया जो मुझे आता था। जी, जी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तुमको पीएचडी नहीं कराऊंगा, तुम जानती नहीं हो तुम हो क्या। अच्छा, अच्छा। तुम आदिवासी हो पर तुम उसके बारे में जानती नहीं हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम क्या हो, जी, जाओ ढूंढ जाओ। जी। 1 महीना लगाया, मैंने सारी किताबें खंगाल दी। जी, जी। उसके बाद मैंने उनको जाके जवाब दिया, सर ये है तो जी, बिल्कुल अब मैं कराऊंगा। जी। हाँ जी, बोलिए। जी, तो इस तरह से मेरी फिर आगे की जर्नी शुरू हुई। जी। उसके बाद मैंने बीएड किया जी, और मैं डूंगरपुर में अपॉइंट हुई। जब मैं डूंगरपुर में आई तो मुझे यहाँ का कल्चर काफ़ी प्रभावित किया, जी, और मैं पीएचडी भी कर ही रही थी। जी। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता चली और मैंने सोचा मुझे लिखना चाहिए इसमें। अच्छा, अच्छा। जी, और फिर इसकी और अलग कहानी लिखने की भी मैं बाद में बताऊंगी। जी, जी। हाँ, उसके बाद में फिर मेरा थोड़ा सोच विचार ज़्यादा शुरू हुआ, जी, जी। ओपन माइंडेड। जी, और मैं क्या कंपेयर कर पाई उदयपुर और यहाँ पर, जी। ट्राइब्स में भी, दूसरे कल्चर्स में भी, मेरी फ्रेंड्स और मेरे में भी जी। काफ़ी कुछ मैं उसमें कंपेयर कर पाई। बचपन में भी कभी नहीं आती थी यहाँ पे? आते थे बचपन क्योंकि में। आपका जब बचपन था उस समय तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, एजुकेशन और तमाम चीज़ शायद उतनी नहीं होंगी उस टाइम। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो किसी भी समाज की
बालिकाएं तो बिल्कुल स्कूल में बड़ी मुश्किल से, मेरी क्लास में 2 या 3 थी, बहुत और मुश्किल आपके समाज के तो बहुत कम बच्चियां देखने को मिलती थी। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम गांव के गुजरते हैं तो सुबह सुबह जब बहुत सारी बच्चियां स्कूल ड्रेस पहन के लिए पढ़ने के लिए जाती हैं, और आज बहुत सारी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी इंजीनियर्स हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। जी, बीएड कॉलेज जो आपने किया विद्यावन का, वो शायद अपने ज़माने का वन ऑफ द बेस्ट बीएड कॉलेज आप कह सकते हैं। उसमें 1974 में मेरे पापा प्रेसिडेंट भी रहे हुए थे, क्योंकि पापा की पढ़ाई भी वहीं से हुई है। अच्छा अच्छा। तो विद्या भवन के प्रेसिडेंट भी थे वो जी। मैं तो खैर बहुत बाद में 2005-06 में गई वहाँ पर। अच्छा। और यहाँ गांव का जहाँ तक मतलब हमको कभी पापा ने गांव से दूर नहीं रखा। अच्छा अच्छा। हम भले शहर में रहे, लेकिन हमको मतलब बाहर त्योहार और गर्मी छुट्टियां हमारी यहीं बीतती थी। जी जी। तो उससे भी हम भाषा और इन सब से पकड़ थोड़ी अच्छी रही हमारी। जी, मतलब कल्चर तो आप देख पाते थे। बिल्कुल। जी, विद्यावन में मैंने भी विद्यावन से स्कूलिंग किया है। हाँ। विद्यावन का खैर कल्चर ही अलग है, वो एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा। जी। अब ये बताइए कि विद्यापीठ से किया, फिर आपको बताया कि वो जो त्रिवेदी जी थे उन्होंने आपको कहा कि पूरी तरह से पढ़ के आओ, फिर कहानी कैसे आगे बढ़ी? उसके बाद में फिर उन्होंने मेरा वाइवा लिया। जी। मेरे वाइवा के लिए दिल्ली से आए थे। जी। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे काफ़ी सारे के ट्राइब्स से रिलेटेड ही। जी। तो जो मैंने पढ़ा था वो मैंने उनको बताया। उस वक्त मुझे इतना नॉलेज नहीं था, एक तरह से किताबी ज्ञान ही मैंने उनको बताया। मैं जितना आती थी यहाँ पर उतना मुझे था बस। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम इस पर पीएचडी करो, उसके बाद हम तुम्हारा वाइवा लेंगे ना, तब तुम कितने जवाब देती हो इन्हीं सवालों के। अच्छा अच्छा। तब थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ जी। और इस दरमियान मेरी जॉब भी लग गई 2008 में। जी। उस वक्त पीएचडी भी कर ही रही थी मैं। जी। तो काफ़ी सारे किस्से हुए कि जब मैं अपने आप को थोड़ा सा वो हो गई, क्योंकि मैं जब पहली बार अपने स्कूल में गई, मालीफला बरोठी। जी जी। मेरी पहली जॉब अंदर की तरफ स्कूल थी। बरोठी जो हमारे बिछीवाड़ा पास बरोठी बिल्कुल, और अंदर है स्कूल। हाँ, अंदर है मालीफला की स्कूल। जी। 1-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जी। मतलब कि एक शहर से मैं एकदम सीधा यहाँ पर आ गई। जी जी। अच्छा लगा मुझे माहौल वगैरह सब, पर थोड़ा यूँ भी लगा कि अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा, ऑटो वगैरह गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। हाँ, उस टाइम पे बहुत ही कम चीज़ें थी। कच्चा रास्ता था। जी। लेकिन वहाँ जो बच्चे हैं ना, उन्होंने मुझे बिल्कुल नीचे ज़मीन पे खींच लिया। अच्छा। जैसे मैं 1-2 उदाहरण बताऊँ आपको। जी। कि मैं गई थी, ये जनवरी में मेरी पोस्टिंग हुई थी। जी। और फिर होली वगैरह गई थी, तो फिर मुझे बच्चों से बड़ा लगा, छोटे बच्चों से। जी, वो होना चाहिए। हाँ। जी। तो वो आते थे तो मेरा ड्रेस देखते थे कि अलग लग रही है, और बाल और चूड़ियाँ। तो उनको भी मैं थोड़ा नखरे ज़्यादा करती थी। अच्छा। तो उनको थोड़ा अलग लगता ही था। हाँ, वो सिटी से आई थी इसलिए। सिटी से तो चुन्नी पकड़ के घूमते और ऐसे। जी। तो मैंने बच्चे से पूछा कि होली गई है भाई, लड्डू वड्डू खाए कि नहीं खाए, जैसे अपन करते हैं। जी। तो उसने कहा कि नहीं खाया मैंने। मैंने कहा छोटी बच्ची, इसको क्या पता होगा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा तो लड्डू नहीं खाए तूने, क्यों नहीं खाए? उसने कहा मैडम घी नहीं था। और वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रही है। अच्छा, इवन देन कि घी नहीं था तो भी मतलब चेहरे पे कहीं उदासी नहीं है। मतलब दिल धक से रह जाना उसको कहते हैं। मतलब मुझे जो हुआ ना जी, और मुझे बहुत कमेंट था अपनी पीएचडी पे नेट पर। 2 मिनट में उस बच्चे ने बता दिया पढ़ लिख के भी तुमने क्या कर दिया। मेरी तरफ देखो, मेरे घर में कुछ नहीं तो मैं स्माइल कर रही हूँ। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। तो वो चीज़ बहुत मतलब आज भी मुझे लगती है। और मुझे थैंक यू उस बच्ची का जिसने मुझे एकदम ज़मीन पे ले आई। जी। उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड की कॉलेज लेक्चर की सारी तैयारी छोड़ दी। जी। नहीं करनी मुझे, मैं यहीं रहूँगी। अच्छा अच्छा। उसके बाद से मैं आज तक 3rd ग्रेड में हूँ। जी जी। एंड प्राउड है मुझे। जी जी, बहुत कि मैं उन बच्चों के वास्तव में गांव का जो कल्चर है, भले आज गांव में भी काफ़ी चीज़ें आ गई, इंटरनेट और तमाम चीज़ें आ गई, लेकिन सिटी में जो होता है वो कहते हैं ना कि एक आर्टिफिशियल स्माइल चेहरे पे बताना, और जब तक मतलब है तब तक हाय हेलो करना, लेकिन गांव में वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं है। गांव में जो अपनापन जो मिलता है वो आपको गांव में दिखाने को मिलेगा। और पढ़ाई में कैसी रही आप? पढ़ाई में मैं एवरेज थी। अच्छा। स्कूल में, क्योंकि संतरेसा स्कूल जी काफ़ी बड़ी स्कूल थी उस वक्त। हाँ, वो तो कॉन्वेंट था तो काफ़ी अच्छी हुई। उसकी फीस उसकी 800 रुपये थी। अच्छा। 93-94 में। जी जी। तो मेरे तीनों भाई बहनों का नवोदय में हो गया था, तो मैं उसमें पढ़ पाई। और मम्मी पापा की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जी। अच्छा। दूध लाने के पैसे नहीं होते थे। अच्छा। इवन टीचर, हाँ, उस टाइम तो सैलरी भी इतनी नहीं हुआ। सैलरी और 3 बच्चों को पालना, शहर में रहना, एक कमरे में रहना। सही। तो बस्ती में रहते थे हम। जी जी। उदयपुर में जाते एंटर होते ही कच्ची बस्ती आपको नजर आ जाती होगी। हाँ, वो साइड में पहाड़ वहाँ पर घर था हमारा, वहाँ रहे हुए हम। जी। और मतलब हमारी शादियाँ भी वहीं से हुई हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद में हम सेक्टर 14 में आ गए। जी जी। बाकी
वो घर आज भी है जी लकी। जी। तो वहाँ पर रहे और इतना कुछ था नहीं, कपड़े मेरे पुराने फटे फटे से होते थे उस अरे वक्त। वाह, जी स्ट्रगल काफ़ी किया स्ट्रगल मतलब। और मतलब जो स्कूल का माहौल था वो काफ़ी अच्छे अच्छे घरों से बच्चे आते थे। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो सेंट तेरेसा में तो स्टेटस वैसे ही बहुत मालूम स्टेटस ही है। अलग था वहाँ जी का। सेंट तेरेसा का तो मुझे हाँ, मालूम है क्योंकि मैं तो भी विद्यावन जैसी स्कूल में पढ़ा हाँ, हूँ, तो वो चीज़ें तो वहाँ वो पे सब विद्याभवन का भी स्टेटस काफ़ी बहुत सबसे ऊंचा था। सबसे ऊंचा था उस समय। और संत तेरेसा का भी ऐसा ही था। जी तो कहीं ना कहीं मैं मतलब हंसी उड़ाते थे पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जी, मैंने वहीं से सीखा कि लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना फर्क चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए, और स्कूल का जो है माहौल भी वो ऐसा है। ही। हाँ, स्कूल का माहौल भी ऐसा ही था। जी काफ़ी मतलब चीज़ें सीखने मिली वहाँ से। जी अब जैसे मैं अपनी एक फ्रेंड के घर जाती थी क्योंकि मेरे फटे होते थे कपड़े, मैं सिर्फ गुड़िया देखने जाती थी, बुक लेने जाती थी, उसके बाद कहानियाँ मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा, नंदन बालहंस उस हाँ वक्त उस टाइम में चलती ये थी सब ना। चंपक कंपक सब हाँ, होती थी। चंपक और ये तो वो मुझे कहते थे यहीं बैठ के और देख तू, जी यहाँ सोफे पे नहीं बैठना है और दरी पे नहीं बैठना है, सीढ़ी पे बाहर गेट पर। ओ मुझे नहीं बुरा लगता क्योंकि मुझे पता था मेरे कपड़े गंदे, मतलब अच्छा। गंदे तो नहीं, हल्के फटे हुए हैं और ऐसे पुराने से हैं, अच्छा तो ठीक है, ओके। मुझे तो किताबों से मतलब था, तो हाँ। मुझे किताब दे दे, मैं तो जा रही हूँ बस, अच्छा और गुड़िया देख लूँगी दूर से। अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ें बहुत सिखाया इन चीज़ों ने मुझे। लाइफ में से भी बहुत सीखा है। हाँ। जी अब उस जमाने का माली फला का गांव देखा, और आज जो शायद कहाँ पे पोस्टेड हैं आप, अंबिका फला, आम्बिया फला। आम्बिया फला। तो माली फला से आम्बिया फला की यात्रा कैसी रही? बच्चे वैसे ही हैं सर, जी बहुत कुछ सिखाते हैं, जी बहुत कुछ सिखाते हैं क्योंकि कंडीशंस गांव की बहुत अलग है। जी हम शहर में रहते हैं, हम नहीं समझ सकते उनकी कंडीशन क्या है। जी कई जगह ऐसा होता है कि मम्मी पापा नहीं है, दादा पाल रहे हैं बच्चों को, जी जी है ना, और फिर भी वो हंस रहे हैं। मतलब अभी भी है मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे। जी जी और जैसे मैं उनको बोलती हूँ कि क्या खाना है तुमको, जो भी खाना हो मुझे बोल देना, मैडम जलेबी कैसी होती है खिलाओ, अच्छा चलो भाई जी खिला दी। जी अब जैसे बोलते हैं गुलाब जामुन कैसे होते हैं खिलाओ, अब ठीक है इतना नहीं कर सकते पर थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, जी जी। तो करते हैं उनके जी। लिए। आपको लगता है कि अब क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया और तमाम चीज़ें आ गई, और गांव में भी लोग आजकल हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और मुझे याद है कि बहुत सालों पहले 2004 या 5 में मैं बाहर गया था, फ़ॉरेन गया था, और उसके पहले जब मोबाइल की शुरुआत 97-98 में मुंबई से हुई थी, और उस टाइम मैं मुंबई में था। तो उस टाइम हमारे गांव में 2004-5 में मैं जब गया तो एक दो व्यक्तियों के थे, तो शायद हमारे एमएलए साहब घाटिया जी के पास था, एक दो और लोग। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे गांव के पास ही एक कोई खेत है, और एक कोई महिला है वो बकरियां चरा रही थी, और उसके हाथ में फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था। एंड जब गाड़ी में जाते थे तो वही मिस कॉल किया, रिचार्ज करना है, तो ये तमाम चीज़ें, मतलब बदलाव तो आया है इसमें, कोई दो राय नहीं है। मोबाइल में और ये इसमें ज़रूर, इंटरनेट में और इसमें काफ़ी चेंजेस आए जी बहुत जी ज़्यादा। जी और गांव के बच्चों को भी पता है। जी बच्चे मुझे कहते हैं मैडम आप इंस्टाग्राम पे हो कि नहीं हो जी आपका, मैंने पूछा ये क्या होता है, जी मतलब जी भले मुझे हूँ मैं, जी जी मैंने पूछा क्या होता है, जी तो बोलते हैं कि मैडम एक ऐसा होता है, ऐप होता है, इसको डाउनलोड करना, सब पता है उनको। जी जी हाँ, और है ना आप हमको फॉलो करना, और फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छा और हम आपको फॉलो करेंगे। मैंने कहा वाह भाई तुमको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छा उस पर आ जाती है हमको ये किताब वाली नहीं किताब आती वाली नहीं हमको, आती। जी मतलब खुल के बात करते हैं। जी। अब साहित्य में कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से, कोई किसी को पहले पढ़ा? एक होता है ना कि कोई डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ता है, कोई मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ता है, कोई हमारे यहाँ पे हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में हमारा जो वागड़ या खैरवाड़ा जो भी है, उसमें जनजाति में कोई ऐसा साहित्यकार हुआ है पहले, या इसकी शुरुआत अभी हुई है? पहले कोई? शुरुआत अभी हुई है। अच्छा अच्छा। और मेरा एक्चुअली क्या है कि मैं पापा के साथ थोड़ा जाती थी उनके मीटिंग्स वगैरह में। जी जी। तो काफ़ी सारी वो कैसे बोलते थे, कैसे कन्विंस करते थे, और कैसे अपने बारे में बताते थे, तो ये चीज़ें प्रभावित किया मुझे काफ़ी। और लोग भी आते थे घर पे, तो इनकी मीटिंग्स होती थी तो मैं बैठ के सुनती थी। अच्छा। इसके अलावा मेरा एक बार इंटरव्यू हुआ था, उस वक्त मैं कॉलेज में थी। ये क्या कहते हैं, कोई फॉरेन से आए थे, तो उन्होंने फिर पूछा था ट्राइब्स क्या हैं और ऐसे, तो फिर मैंने जवाब दिए थे अपने हिसाब से। उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था। तो मोती मंगरी पर जी। तो एक दो बच्चे उधर से निकल रहे थे या लोग निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई बताओ ट्राइब क्या होता है। तो उन्होंने कहा वही जो पेड़ों के चारों तरफ नाचते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं और आग के चारों तरफ नाचते हैं, उनमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि फिल्मों में या इस तरह से जानकारी ही इतनी दी जाती है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है।
और ट्राइब के बारे में हर कोई जानना भी चाहता है। आपके हिसाब से क्या परिभाषा, क्योंकि हाँ। आजकल मैं देखता हूँ कि परसों हमारे खेरवाड़ा के एक साहित्यकार है भरत जी मीणा, उनको मैं पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि आजकल आदिवासी शब्द का लोग दो तरह से उपयोग करते हैं। एक आदिवासी का इसलिए उपयोग करते हैं कि कुछ चीज़ें उनके साथ चलें, और एक जो वास्तव में आदिवासी हैं जिनका जो कल्चर है तो वो अलग ही चीज़ है बिल्कुल अपने आप में। मेरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि आदिवासी वो है जिन्होंने बिल्कुल बहुत पहले से जो नेचर को लेके रखे था ना, जी जी, लेके चले थे, वो आज भी लेके चल रहे हैं जी। ये हमको शहरों में या मुझे भी बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन गांव में अगर आप जाओगे ना तो आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी जी, कि वो खाना भी खा रहे हैं ना तो अपने जैसे रखते ही हैं, थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग रखते हैं, अपन लोग नहीं रखते हैं। जी जी, चाय का ठीक छीटा मारते, ये कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें हैं। जी जी, बादलों को देख के उनको पता पड़ जाता है कि बारिश आएगी, किधर से आएगी, उतारू चढ़ाओ, जी, क्योंकि हमारे टीचर्स करते हैं इसलिए मैं पूछती थी मुझे। जी जी। तो जो नेचर को बिल्कुल मूल रूप में जिन्होंने रखा है ना, कोई उसकी कोई अलग भूमिका नहीं बांधी है, वो मेरी नज़र में ट्राइबल्स हैं। जी, और मतलब अभी भी मूल जड़ से जो जुड़े हुए हैं वो शायद आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। गांव में, इंटीरियर गांव में। ठीक है, कुछ लोग आदिवासी शब्द का उपयोग करते हैं, वो बात अलग है। आजकल के युवाओं में वो नहीं देखने को मिल रहा है। जी जी, बिल्कुल सही। साहित्य की यात्रा कैसे बढ़ी, मतलब कहाँ लिखना शुरू किया, कहाँ कहीं बोलने गए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। तो ये जो अभी मैंने बताया था आपको कि हाँ ये डेफिनेशन बताते थे जी कि ट्राइब्स ऐसे होते, तो उस चीज़ का काफ़ी प्रभाव पड़ा मुझ पे जी। और फिर मैंने पीएचडी किया जी। तो पीएचडी में बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आई। कौन से सब्जेक्ट पे किया पीएचडी आपने? सोशियोलॉजी में। अच्छा, नहीं मतलब कोई समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आदिवासी धार्मिक मान्यताएं और पर्यावरण। अच्छा, ये मेरा टॉपिक था। अच्छा, तो पूरा इसमें ट्राइब्स पूरा आ गया, धर्म आ गया, सब कुछ आ गया। जी। तो जब मैंने इस पीएचडी करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नई नई पता चली। एज ए लड़की भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता पड़ी कि मेरी क्या भूमिका है ट्राइब्स में। कि ठीक है मैं मतलब लड़की हूँ लेकिन मेरा सम्मान किया जाता है, मैं सिंगल हूँ, डिवोर्सी हूँ, जो भी है जी। तो गांव में मुझे कोई ताना नहीं दिया जाता और लोग गर्व करते हैं कि हमारी कुआं ही है, मतलब बेटी है, देवी है, कि हमारे घर में रह रही है। जी जी, मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, तो गाँव में लोग सम्मान करते हैं। मतलब मैं जाती हूँ अपने घरों में बाहर त्योहार तो लोग खड़े हो जाते हैं एकदम। अच्छा जी। तो ये चीज़ें मुझे देखने मिली यहाँ पर और ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जी। अब जो डेफिनेशंस चल रही थी और जो मैं थी तो उसमें फिर वो अंदर थोड़ा सा कुलबुलाहट होती है ना। तो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि भाई तुम बोलती अच्छा हो, तुम लिखो ना। अच्छा। तो उदयपुर में तो मैंने कहा ठीक है चलो कोशिश करते हैं। फिर मैंने लिखना शुरू किया, एक दो कहानियाँ थी दिमाग में, सारी नहीं थी जी। तो मैंने लिखना शुरू किया और लिखने का मकसद यही था मेरा कि मैं सबको बताऊं कि मैं क्या हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मुझे गर्व है इस चीज़ का जी जी। और मैं क्या हूँ, मैं खुद इतना पढ़ लिख के भी अगर नहीं बता सकती तो फिर मेरा पढ़ाई लिखाई किस काम की है। बराबर जी। तो मैंने वो कहानियाँ लिखी जो किंवदंतियाँ थी, जो हमारी फैमिली में चल रही थी या दूसरी जगह चल रही थी जी। और मेरी अभी भी यही कोशिश रहती है कि मैं रियल स्टोरीज जो हैं जो समाज में फैली हुई हैं, गाँव में हैं, हमारे दादा परदादा की, वो मैं लिखूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ आग के चारों तरफ नहीं नाचते हैं और नाचते भी हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ना, क्यों नाचते हैं, क्या करते हैं, आखिर है क्या। ठीक है नाचते हैं लेकिन वो प्रकृति को उस वक्त वो करते हैं कि साल में एक बार पहाड़ पे चढ़ते हैं, धूनी जलाते हैं और उससे बारिश मांगते हैं, सबकी जो उन्नति के लिए मांगते हैं, हमारे पशु पक्षियों को सबको अच्छा रखा इसके लिए थैंक्स करते हैं, प्रकृति पूजक हैं। हाँ ये चीज़ है उसमें जी। वो सिर्फ ऐसे नहीं है, जबकि हमारी अपनी संस्कृति है, रीति रिवाज हैं और मन्नत मान्यताएं हैं हमारी जी। है ना। जैसे पहले फसल आप जैसे फसल उग रही है जी जी, तो पहली फसल आपको 5 भुट्टे आपको प्रकृति को चढ़ाने, उसके बाद खुद खाने। पहले सबसे आज भी है, बहुत सारे लोग आज भी रखते हैं, अभी भी है जी। पहला प्रकृति को चढ़ाना है, दूसरा बेटियों को देना है, बेटियों को देना है। जहाँ वो ससुराल है वहाँ उनकी वो देने जाते हैं बड़े बुजुर्ग जी जी। आज भी मैं जब गाड़ी में जाता हूँ तो बारिश के दिनों में कभी कभी मैं टैक्सी से भी जाता हूँ जीप से, तो उसमें मैं उनके हाथ में भुट्टे उट्टे जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई बाई नहीं हलवा जाएगी। हाँ बस वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ भी उनके लिए ज़रूरी हैं जी, नेचर और लड़कियाँ उनके लिए बराबर है जी। तो कहीं मतलब ये चीज़ बहुत बड़ी बात है ये जी जी। तो इस तरह से उनका जो कल्चर है उसको मैंने देखा जी। तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए जी जी। और फिर मतई तो सिर्फ मतलब ये बच्चों ने और ये है, और बच्चे हाँ मेरे बरोठी के बच्चे हमेशा बोलते थे कि मैडम मतई जा रहे हैं। अच्छा। तो नाम मैंने वो लिया। मतई मतलब क्या होता है? मतई मतलब पहाड़ के अंदर एक गुफा है या फिर कोई भी एक स्थान आपका अच्छा, नेचर के बीच में,
जहाँ भुट्टे चढ़ाते हो जी या जिसकी आप पूजा करते हो, या पूरे नेचर को जो जहाँ आप समर्पित करते हो अपनी चीज़ें। जी मैंने अपनी बुक का फर्स्ट कॉपी भी वहीं पर समर्पित की थी, जी। तो वो मताई मेरे दिमाग में रह गया, तो मुझे अच्छा। लगा मताई सबसे बेस्ट है। अच्छा अच्छा। ये जो शुरुआत आपने की पुस्तक जिसके ऊपर आपने पीएचडी की, धार्मिक मान्यताएं एवं पर्यावरण, मतलब एक दूसरे के पूरक है पर्यावरण और धार्मिक मान्यताएं? नहीं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। अच्छा 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 जी। जैसे हर चीज नेचर से शुरू होती है। हाँ, हमारे जैसे डांस होते हैं तो लेफ्ट टू राइट होते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे आपकी घड़ी घूमती है ना, लेफ्ट टू राइट तो घड़ी घूमती है, हमारे राइट टू लेफ्ट, सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उल्टे जिसको आप उल्टा बोलते हो वो हमारे लिए सीधा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा क्यों है जी। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? नहीं। हमारे जैसे डांस होते हैं, खेत में हल चलाना होता है, जी। शादी के फेरे होते हैं, ये सब हमारे ऐसे होते हैं। अच्छा, फेरे भी उल्टे होते हैं? फेरे भी उल्टे नहीं, हमारे लिए सीधे होते हैं। हाँ वो होते हैं इस तरह से होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, 7 फेरे ही होते हैं लेकिन? हाँ, होते 7 हैं जी। और लड़कियां ज़्यादा होती है उसमें, ज़्यादा घूमती हैं जी। ऐसा कुछ होता है। इसका मुझे थोड़ा और डिटेल में देखना पड़ेगा जी। तो इसका कारण ये है कि सूरज के चारों तरफ जो ग्रह हैं वो इसी तरह चक्कर काटते हैं। अच्छा। अगर आपके गर्भ में, पेट में बच्चे हैं तो वो भी इसी तरह से काटते हैं। अच्छा अच्छा। पेड़ पर आप कभी बेल चढ़ते हुए देखेंगे तो वो भी इसी तरह से जाती है। तो ये चीज़ ट्राइब्स में कितना मतलब उसको ऑब्जर्व किया है, कितना आज भी रखते हैं? आज भी रखते हैं। मेरी खुद की शादी में मैंने ऐसे घूमी हूँ। अच्छा अच्छा। आज भी बहुत डीपली, मतलब वो चीज़ कितना डीपली उन्होंने अध्ययन किया होगा इस चीज़ का। वो ठीक है जंगल में रहते हैं, लेकिन उस जंगल को क्यों वो अपने साथ में रखते हैं? जी। सिर्फ इसलिए। और है ना, जैसे फसल हो गई है ना, और अगर मैंने जाके भुट्टा खा लिया तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर डरेगा कि मैं अब मेरा क्या होगा। अच्छा, मतलब भगवान को नहीं चढ़ाया, उसके पहले खा लिया? हाँ, मतलब प्रकृति को आपने चढ़ाया नहीं। तो ये डर ही हमको उसकी रक्षा करने को करता है। हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उल्टा हमको तो होगा ही। जी बिल्कुल। जैसे कोरोना है या कोई भी तरह की बीमारी है, कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ को नुकसान पहुंचाओगे, पेड़ काट दोगे, तो कहीं ना कहीं आपको तो भुगतना ही है वो चीज़, क्योंकि हम तो छोटे से हैं इस पृथ्वी पर। अच्छा, उसका मतलब वो धर्म और पर्यावरण। हाँ, ये मतलब धर्म यही हुआ जी कि नेचर को आप साथ में लेके चल रहे हो। अच्छा अच्छा जी। हम नेचर से अलग नहीं रह सकते जी। हाँ, और मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैंने देखा कि मैं क्या लोगों को बहुत डीपली देखती हूँ। तो मेरे घर में बच्चे हैं, है ना, मेरा भतीजा है, तो है ना, एक दिन मैंने देखा कि वो खेलता खेलता पेड़ से लिपट के और खड़ा है। अच्छा। मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहा है? मतलब छोटा है, 2-3 साल का, भाई वगैरह को नहीं पता है। जी। मैं उसको देखती रही कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो है ना, मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्यों लिपट रहा है उससे यूँ? जी। मुझे अच्छा लग रहा है बुआ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वास्तव में हमारे जीन्स में है वो चीज़। जी, प्रकृति के प्रति है। हाँ, कि आपको वो उसको संरक्षित करना है। जी। और ये कहते हैं ना, आप जितना चीज़ों को जितना प्यार दोगे आपको उतना प्यार मिलेगा। जी जी। भले एक पत्थर ही, हम मतलब मेरी नज़र में तो पत्थर भी वही है। जी जी, देवता है। और एक देवता है, तो आप उसको आप अगर देवता मान लेते हो और भले कहीं पड़ा हुआ है तो भी आप उसको बिठा के रख देते हो, तो आप उससे जो मांग रहे हो आपको लगता है ना मिल रहा है। जी जी। तो नेचर की हर चीज़ देती है हमको। जी जी। पुस्तक जो लिखी है मथाई, उसके बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ें आपने कवर की उसमें? उसमें सर मैंने जो हमारे पूर्वज थे, या फिर मेरे मम्मी पापा की स्टोरी है। और मैं आपको बताऊँ कि उसमें एक लेटेस्ट स्टोरी है कि एक बच्चे की। जी। तो स्कूल में, मैं बरोठी स्कूल में थी, तो वहाँ बच्चे आए मेरे पास, वो बोलते हैं मैडम है ना ये हमको डरा रहा है। कांति नाम था उसका। मैंने कहा भाई क्यों डरा रहा है? मैडम इसने अजगर मारा ना, तो है ना ये हमको डरा रहा है, तुमको मैं मारूंगा यूँ, है ना। मैंने कहा तेने अजगर मारा? अच्छा, कैसा होता है अजगर? तो मुझे बड़ी हंसी आई। ये छोटा सा मतलब फर्स्ट क्लास का बच्चा, छोटा सा तो है। तो उसने कहा हाँ मैडम मैंने मारा। मैंने कहा अच्छा कैसे मारा तूने, कैसा होता है? तो उसने बता दिया ऐसा। तो मुझे थोड़ा सीरियस हुई मैं। मैंने कहा अच्छा कैसे मारा? तो उसने पूरी स्टोरी बताई। मेरे बकरी को खा रहा था तो मैं पास में बैठा था, और मैं रोज़, वो तो मेरा दोस्त था, मैं रोज़ बैठता था पास में। उस दिन वो मेरी बकरी खा रहा था। तो है ना मैं रोया, और फिर उसको है ना मैं चिल्लाया, तो पापा आए कुल्हाड़ी लेके और उसको मारा। ठीक है, मार दिया। तो है ना कल परसों उसका क्रियावर है, तो आपको आना है, कल आप चाहो तो आ जाना है। अजगर का बच्चे, हाँ जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सर से पूछा सर ये ऐसे बोल रहा है? हाँ, तो इसमें क्या है? सही है, सर वहीं के थे। तो मैंने कहा अच्छा कैसे रोगे? तो बच्चों ने अपना शर्ट खोला और ओढ़ के, और मतलब एक वो चीज़ मैंने देखी ना, कि ये चीज़ मैं भूल गई कि किसी की डेथ हो जाए तो आपको सिर पे ओढ़ना है। और उन बच्चों ने अपने शर्ट उतारे, ओढ़ा,
और रोना शुरू, मतलब वो अजगर दादा ऐसे करके। अच्छा। मुझे बहुत प्रभावित किया वो चीज़। मतलब मारा जरूर, लेकिन फिर भी उसके प्रति जो अफेक्शन है। अजगर और बंदर का करते हैं हमारे इधर। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि उसको हम अपना पूर्वज मानते हैं। अच्छा, अजगर और बंदर को। हाँ जी। तो वो करते ही हैं जी। लेकिन उस दिन वो मुझे सुना ज़रूर था, पर मैं आप तो क्या करते हो। हाँ, लेकिन वो चीज़, वो बच्चा अभी कॉलेज में है। अच्छा। तो इस तरह की जो स्टोरीज मुझे मिली ना, अब ये स्टोरी मेरे लिए नहीं थी। जी। तो वो मैंने उसमें लिखी। जी। उसमें थोड़ा सा अच्छा इमेजिन करके और कैसे क्या हुआ होगा, इस तरह से पूरी स्टोरी पूछी उससे और लिखी। जी। तो इस तरह की कहानियाँ मैंने उसमें डालने की कोशिश की। और सारे जो पात्र थे अलग अलग पात्र थे, अलग अलग टाइम के। मेरे मम्मी पापा भी हैं उसमें। जी। जी। मम्मी को शेर देखना था, घास काटने गई थी बचपन में, देखा तो वास्तव में शेर था और किस तरह से डर के वो वापस भागी है वहाँ से, वो चीज़ देखी मैंने। अच्छा। तो वो लिखने में मैंने सारे पात्रों का एक फैमिली बना दी। अच्छा। और फिर एक एक की स्टोरी शुरू कर दी। जी। जी। तो इस कहानी का, मतलब इस बुक का वास्तव में इतना इफेक्ट पड़ा। मेरी फ्रेंड है उदयपुर में, मेरी सारा सर्कल उदयपुर में। जी। जी। जैन है, शर्मा है, तो उन्होंने बुक पढ़ी मेरी। जी। तो जब होता ही है कि मैंने आपको बताया था कि किसी घर में जाओ तो कई बार ऐसा होता है, उनको रखना पड़ता है ना, कि नहीं आप थोड़ा दूर बैठो ऐसा। तो है ना, जब मैं वहाँ गई ना इस बुक के बाद, तो उनका एटीट्यूड ही चेंज था कि मम्मी ये वही है जिन्होंने शेर देखा है जी। ये वही है जिनके बच्चे ने अजगर को मारा है। अच्छा। और मतलब ये ट्राइबल है, ये मतलब उनको बड़ा गर्व वो बताते हुए ये ट्राइबल है। पहले तो ये कि हाँ ट्राइबल है, ठीक है, इट्स ओके, है ना। उस टाइम तो थोड़ी विचारधारा भी होती है, तो है ना, उसमें कोई वो दोष नहीं है, वो ठीक है। समय के हिसाब से सब चलता है और होना भी चाहिए। जी। जी। क्योंकि इसी से हमको सीखने मिलता है। जी। तो वो अब इतना गर्व करते हैं कि अच्छा ये है सुनीता, ये चलो बहुत अच्छी बात है। फिर कहानियाँ पूछते हैं मुझसे और ऐसे। तो एक किताब लिखने से भी कितना फर्क पड़ा। जी। और किताब मैंने ऐसे हवा में नहीं लिखी, वो रियल स्टोरीज लिखी है, तो उनको लगा कि वास्तव में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे मैं इससे पहले मैं एक स्कूल में थी, तो वहाँ पर बच्चे मुझे बोलते थे कि मैडम, है ना, छोटा बच्चा तीसरी चौथी का, वो मुझे बोलता है कि मैडम मैं जब है ना खाना खा रहा था, तो है ना, उसने मजाक में बताया, खाना खा रहा था तो मैं है ना डर गया। मैंने कहा क्यों डर गया? कि है ना सामने कुत्ता खड़ा है करके। पर वो मैडम कुत्ता नहीं था, वो है ना तेंदुआ था। अरे बाप रे। वो है ना पूरी फैमिली पानी पीने जाती है रोज नदी पे, पास में नदी है। तो वापस आती है ना, तो है ना मैं रोटी खा रहा था, वो मेरी रोटी खाने आया था। वो तो मैं समझ गई वो भूखा नहीं होगा, ऐसे ही आ गया होगा। तो फिर मैंने कहा तूने क्या किया? मैं बस रोटी लेके ऐसे बैठा रहा कड़क, और है ना उसने मुझे कुछ नहीं किया, पर मैं डर गया था। तो इस तरह से बच्चे मजाक में चीज़, अब उस कहानी को मैं बहुत अच्छे से पूरी कहानी बना सकती हूँ। जी जी बिल्कुल से। कविता लिखी कभी? कविता मेरे लिए बहुत मुश्किल है सर। मुश्किल है। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा माध्यम अपनी भावनाओं को उत्कीर्णित करने के लिए, कविता अच्छा माध्यम है या गद्य या पद्य? दोनों अच्छे हैं। अब जैसे मेरा जैसे गद्य है, कविता भी बहुत अच्छा है जी, पर वो विचार मेरे अंदर आते नहीं। मैंने एक लिखी है महुआ, बहुत मुश्किल से लिख ली मैंने, बस पसंद की लोगों ने, पर मुझे इतनी खास नहीं लगी। क्योंकि मेरे लिए तो कवि जो होता है ना वो काफ़ी ऊंचे दर्जे के होते हैं, क्योंकि मेरे को लिखना नहीं आता। बाकी मैं इसमें इमेजिन बहुत अच्छे कर सकती हूँ। और गद्य में क्या है ना, जैसे मैं अलग अलग पात्र हैं तो हर पात्र के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। जैसे मैं अगर आपके बारे में लिख रही हूँ तो मैं सोचूंगी सुबह उठ के आपने क्या सोचा होगा कि चलो आज तो एफएम में हम ये करेंगे वो करेंगे, किस तरह से क्या हुआ होगा। तो वो मुझे मौका मिलता है कि मैं इमेजिन करूँ आपको लेकर कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। इसके अलावा अगर मैं बच्चे के बारे में तो शेर देखा था, तो मैं उसके बारे में इमेजिन करूँगी कैसे खाना खा रहा होगा, कैसे रोटी मिलेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, है ना। एक रोटी मिली होगी और इस तरह से खा रहा होगा, इस तरह इतनी सब्जी होगी, और ये सब चीज़ें फिर मुझे क्या लिखने में मैं अच्छा रहता है। और जब मैं इतना सोचती हूँ ना, तो मुझे इंसान को देख के मैं पहचान थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छा किस तरह का होगा। और कई बार इस गद्य में हम क्या अपने पात्रों से खेलने लग जाते हैं, चलो इसको ऐसे भेजो, अब इसके साथ ऐसे करते हैं, कोई मोड़ दे देते हैं या इसको पेड़ पे चढ़ाते हैं, इस तरह से। तो वो चीज़ें बड़ी मज़ेदार होती हैं। अगले क्रम में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी मैं आपका परिवार देख रहा था, डॉक्टर सुनीता गोगरा, आपके पिताजी डॉक्टर वेलाराम जी गोगरा, आपके भाई डॉक्टर वेलाराम जी और दीपक जी गोगरा, आपके एक और भाई डॉक्टर रवि गोगरा, और आपकी शायद भाभी भी डॉक्टर हैं जी। ये सब कैसे हुआ, मतलब एक ही परिवार? क्योंकि आपने बताया कि
शुरुआत में आपकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये उपलब्धि, हालांकि शायद दीपक जी के तो कभी कभी मैं देखता रहता हूँ, रील्स में देखता रहता हूँ कि जी वो बहुत किस तरह से मतलब आपके फादर ने आप सबको कैसे वो किया। जी जैसे मैं पहली दूसरी कक्षा में मुझे एडमिशन लेना था संतरेसा स्कूल में, सामने ही हम किराए पे एक कमरे में रहते थे जी। तो पापा ने मुझे गेट पे खड़ा किया स्कूल के और बोला कि जाओ वहाँ जाके अंदर बोलना कि भाई मेरे को एडमिशन लेना आई हूँ। समझा दिया, मैं चली गई दौड़ती हुई स्कूल और फिर ना वहाँ जाके मैंने बोला होगा और ऐसे एग्ज़ाम दे के आ गई। उसके बाद में फिर दूसरे दिन पापा ने बोला देख वहाँ पे ना दीवार पे नाम लिखा होगा। दीवार पे देखा कहीं नाम नहीं था, वो तो लिस्ट में होता, अब इतना कहाँ पता। सेकंड क्लास में लेना था मुझे, लेकिन जब फिर पापा आए और मेरा नाम था, मेरा हो गया था एडमिशन, चौथे पाँचवें नंबर पे था। तो हम चारों के साथ पापा ने यही किया कि हमको स्कूल के बाहर छोड़ दिया है। अच्छा। आज तक कभी ना कॉलेज ना स्कूल कहीं नहीं आए। ठीक है, वो उनका एक तरीका था एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। बिल्कुल, आज भी हम ऐसे ही हैं चारों। जी। हाँ, उसके बाद में फिर क्या हुआ कि एक बार मतलब पापा कभी हमारे साथ आते नहीं थे। अच्छा। और हम पैसे मांगते, जैसे 10 रुपये मांगे तो 5 रुपये मिलते, जिद करते थे एक थप्पड़ भी मिल जाती थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये था कि ये उस चीज़ को समझें, क्योंकि उनके पास भी इतना था नहीं। जी जी। थोड़े समझदार हुए, कॉलेज में आए जी। मैं कॉलेज में थी और भाई भी थोड़े समझदार हो गए थे, 10th और 12th में थे। तो उन्होंने हम चारों को बिठाया। जी। पापा मीटिंग बहुत करते थे क्योंकि आदत है। अभी भी करते हैं मीटिंग। हाँ, कि संडे को मीटिंग होगी। ठीक है। तो उन्होंने हम चारों को बोला मेरे पास पैसे हैं नहीं, मेरे सारे पैसे समाज में चले जाते हैं। अच्छा। तेरी मम्मी के पास पैसे हैं नहीं, मैं तो तुम्हारी जहाँ कहोगे वहाँ बाद में शादी करा दूंगा। अब तुम देख लो, तुमको अपनी कार लेनी है कि दूसरों की कार धोनी है। अच्छा। दिमाग में बैठ गई बात कि भाई दूसरे की तो नहीं धोनी है, आपने खुद की लेनी है। अपनी कार लेनी है, दूसरे की धोनी है। हाँ। और हम पापा को जानते थे जी, ऐसा ही करेंगे वो, जी, है ना। तो हमने पढ़ाई शुरू की। मतलब पढ़ाई तो खैर तीनों भाई बहन होशियार है, मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद दीपू की स्टोरी ये है कि वो शादियों में हम जाते हैं ना, टेंट के पीछे बैठ के पढ़ता ही था। अच्छा, वहाँ पर भी। अच्छा। और मतलब वो क्या, एक बार मम्मी के साथ कहीं गया था हॉस्पिटल, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं होते थे सूरज पोल की तरफ। तो डॉक्टर ने बहुत देर से देखा, पैसे जो थे वो भी ले लिए, मतलब उसको फीस हो गई उसकी, इनके पास कम होंगे। और फिर ये दोनों पैदल आए। तो दिमाग में कहीं उसके बैठ गया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और मैं लोगों का इलाज करूंगा, मैं उनसे पैसे नहीं मांगूंगा ज़्यादा। अरे वाह, ग्रेट। तो फिर उसका टारगेट फिक्स हो गया था उस वक्त, छोटे में ही। तो वो उसके बाद में फिर वो क्या करता था, उसको पता था घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, टेंट के पीछे बैठ के पढ़ता था। अब भावुक हो गई थोड़ी। हाँ, अब भावुक हो गई। हाँ, तो क्योंकि हमारे उसकी वजह से हमको डांट पड़ती थी। अच्छा कि देखो वो पढ़ रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जी जी। तो पूरी फैमिली, बच्चे चिढ़ते थे उससे। जी। तो उसके बाद में फिर जब वो बड़ा हुआ तो वो क्या करता था, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती तो वो बाहर घूमता था। उसमें क्यों घूमता था, छोटे छोटे पेंसिल के टुकड़े बच्चे फेंक देते हैं ना, रबड़, पेंसिल, स्केल, वो बिन बिन के सारे उसने इतना बड़ा डिब्बा इकट्ठा कर रखा था। अच्छा। और जब हमको भी ज़रूरत होती तो वो कहता ये ले, इतनी थी पेंसिल, है ना। तो पर वो उससे भी काम करता था। अच्छा। और फिर उसका हो गया उसमें। अब आज वो बॉक्स इसलिए बांटता है, हाँ। वो स्कूलों में बॉक्स बांटता है ना, वो इसलिए बांटता है कि मैंने जो कंडीशन देखी ना, बच्चों को कम से कम एक बॉक्स तो दे दूं मैं, इतना तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए वो करता है। और उसको घूमने का शौक पहले से था, तो अब MR वगैरह ले जाते हैं उसको तो जाता है। अच्छा। और लोगों का इलाज वो बड़े प्यार से करता है। जी। अब छोटे भाई की भी स्टोरी थोड़ी ऐसी है। जी। उसको कोई चीज़, वो थोड़ा सा पर्सनालिटी थोड़ी अलग है उसकी, अच्छी है, तो वो उसको क्या पहनने करने का ज़्यादा शौक है। अच्छा। तो उसको जब कोई शर्ट, उसको याद नहीं होगा, मैंने देखा उसको जब कोई चीज़ पसंद आता है, कपड़े पसंद आ जाए तो बाहर खड़ा खड़ा दिखता रहता है उसको, और उसके आंसू निकलते रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बोल नहीं, उसको पता था मेरी घर की कंडीशन है नहीं। अच्छा। मैं कैसे मांगू पापा से, है ना। तो वो उसको लोकल सा कोई भी लेके दे देते थे थैले से। उस वक्त तो थैले नहीं, खैर लोकल मिल ही जाता था। जी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये था, तो है ना। और फिर पापा की ये बात भी कि भाई दूसरों की धोनी है कि अपना करना है गाड़ी, तो उसने फिर शुरू कर दिया। फिर उसने भी तैयारी की। और दीपू जो PMT हुआ था तो पूरे राजस्थान में 3rd पोजीशन थी उसकी। और सारे मेडिकल कॉलेज उसको फ़ोन करते थे आने के लिए। और रवि जो है उसने भी MBBS पूरा टॉप किया था जोधपुर कॉलेज। अच्छा। मतलब आज भी उसका नाम चलता है वहाँ पर। जी जी।
और छोटी बहन है, वो भी बहुत होशियार है, वो प्रिंसिपल है उदयपुर में, मेरे से तीसरे नंबर पे है वो, दूसरे नंबर पे, सॉरी। वो भी डॉक्टर है? नहीं, उसने नेट किया है। अच्छा, नेट प्रिंसिपल है वो। अच्छा। दीपू के बाद वो है, सबसे अच्छा। बड़ी मैं हूँ। हाँ, फिर अभी है। अच्छा। तो उसने भी खूब तैयारी की कि मैं सबसे पहले गाड़ी लाऊंगी और सबसे बड़ी लाऊंगी और सबसे ऊंची जाऊंगी। सबसे पहले उसी की नौकरी लगी जी। और आज हम चारों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हूँ, पापा साफ करते हैं उसको, क्योंकि उनकी खुशी है वो जी जी कि मैं अपने बच्चों की गाड़ियाँ साफ कर रहा हूँ। जी। तो और जैसे ही गाड़ियाँ चारों, और हम मुश्किल से राखी पे मिलते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, इन दोनों की ड्यूटी लग जाती है इमरजेंसी और ऐसे। हमारी राखी 2 मिनट में खुल के रख जाती, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते, ओके, ऑपरेशन होते हैं इनके। जी जी तो इस तरह से हमारी थोड़ी जर्नी रही जी और आज हम चारों में वेल सेटल्ड हैं, अच्छे हैं जी और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। जी। बहुत ही मार्मिक कहानी है आपकी जी। अब थोड़ा सा हमारा जो ट्राइबल्स है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि आज मुझे अच्छा लगता है कि जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारी महिला, क्योंकि आप महिलाएं, और हमारे प्रोग्राम का नाम ट्राइबल में महिला के ऊपर मैंने आपको बताया था, अच्छे अच्छे मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छे प्रतिनिधित्व मिल रहा है, मेडिकल में तो है ही, टीचर्स बहुत हैं, बहुत सारे टीचर्स अच्छा इनोवेशंस भी कर रही हैं, साहित्यिक क्षेत्र में अभी भी आप हैं, डॉक्टर रेखा खराड़ी का नाम अभी बहुत अच्छी तरह से लिया जा रहा है। ये जो सडन एक्सचेंज हुआ, क्योंकि मैं एक बार किसी से बात कर रहा था तो मैंने ये देखा कि ये आई थिंक 25-30 साल में ये हुआ है, या 40 साल ज़्यादा ज़्यादा आप गिन लो, इतना सडन एकदम चेंज होना कि मतलब एजुकेशन में, और हो सकता है ये पूर्वजों का आशीर्वाद हो, जो भी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये जो परिवर्तन हुआ है और आगे क्या कुछ संभावनाएं होनी चाहिए। इसी के साथ एक और प्रश्न जोड़ूंगा साहित्य के बारे में। आपका साहित्य अभी तक जितने होने चाहिए साहित्य, और मीडिया में भी जितने लोग आने चाहिए उतने लोग अभी तक आ नहीं पाए, हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूब बना के बहुत सारे लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ये जो सडन चेंज जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जैसे पहले आप सही कह रहे हैं कि पहले काफ़ी कम था, लेकिन अब एकदम से बढ़िया, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। जी और पढ़ाई के लिए अगर आप स्कूलों में देखो तो लड़कियों का रेशो ज़्यादा है जी जी लड़कों के मुकाबले। वो इसलिए कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, लड़के कहीं ना कहीं कमाने के लिए गुजरात वगैरह चले जाते हैं, जी जी लेकिन लड़कियां पढ़ती हैं। जी लेकिन उसके बाद भी आगे की तरफ उनको कुछ मिल नहीं पाता है, तो फिर वो डाइवर्ट हो जाते हैं इधर उधर। जी। उसके अलावा एक और क्या सवाल था आपका? साहित्य के बारे में। साहित्य में जैसे अब आने लगे, और ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है जी। उनको, मतलब जैसे कई सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, जी जी है ना, हम देखते हैं। और इसके अलावा मतलब जैसे ट्राइबल समाज जो है ना, उसमें इंस्टेंट गीत बनते हैं। जी जी। कहीं शादी में गए आप, इंस्टेंट उनके गीत बन जाएंगे, अच्छा। और है ना गाने बन जाएंगे, डांस बन जाएगा। तो चीज़ें तो हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही, क्योंकि वो मौका नहीं मिलता ना। क्योंकि अब जैसे मुझे मौका मिला, मेरे पास अब करने को ज़्यादा है नहीं, ठीक है जी। तो मैं अपना लिखने का शुरू करूँ, क्योंकि मुझे उसमें रुचि है। जी। लेकिन सब जने अपनी रुचि का काम करना बहुत मुश्किल होता है जी। कि उनको कई चीज़ें निभानी पड़ती है। तो ये निभाने में फिर वो लोग भूल जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अब जैसे आ रहे हैं तो क्योंकि मैं अपनी बात बताऊँगी, मुझे खुद पता नहीं था कि लेखन के क्षेत्र में कोई अकादमी भी होती है या इसका कोई ग्रुप भी होता है। अच्छा। मुझे नहीं पता था, मैं तो लिख रही थी क्योंकि मुझे लिखना था। तो मैंने लिखा, और फिर उसके बाद में मुझे किसी ने बताया जयपुर से कि ना तुम वहाँ पर अकादमी में दो। मैंने कहा ये क्या होता है? तो दो तो सही तुम अपनी बुक। फिर मैं गई सेक्टर, जब भी मैं उदयपुर में रह रही थी और मुझे नहीं पता था, मैंने वहाँ पर बुक दी अपनी, और कुछ देर तक मैं वहीं बाहर खड़ी रही। पता नहीं क्यों मैं अकादमी को देख रही थी, मुझे नहीं पता था किसी दिन मैं उपाध्यक्ष बन के आ जाऊँगी यहाँ पर। तो और इनका ग्रुप भी होता है, साहित्य का कोई ग्रुप भी होता है, या साहित्यकार भी एक चीज़ होते हैं जी। ये सब मुझे नहीं पता था। तो अगर मुझे नहीं पता था तो फिर दूसरों को पता होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं तो उदयपुर में ही रहती थी जी। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी ये, क्योंकि जब मैं उपाध्यक्ष बनी तो मुझे पता नहीं पड़ रहा था कि मैं वो करना क्या है जी जी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल नई थी मेरे लिए जी। तो इस तरह से फिर अब धीरे धीरे उनको उठने में थोड़ा टाइम लगा। अब जैसे मुझे देख रहे हैं जी, या रेखा जी को देख रहे हैं, या किसी और को देख रहे हैं, तो लगेगा हाँ आता तो मुझे भी है। मुझे काफ़ी जनों ने बोला है जी कि वागड़ी में लिखने के लिए जी। और हमने जैसे SIRT में हमने नवोबायरो का किया था निर्माण बुक का जी, और वागड़ी में बुक्स का, तब हमने लिखने की कोशिश की थी। वास्तव में लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई जगह ऐसे वर्ड्स हैं ना जैसे, तो हम नहीं लिख पाते उसको जी, क्योंकि वो चीज़ उसमें है ही नहीं, मोबाइल पे या लैपटॉप में है ही नहीं वो चीज़, वो वर्ड नहीं है जी। जैसे और जैसे वागड़ी में इतने वर्ड है ना, जैसे
क्यों गयो तो अपने इधर कहाँ गए थे, क्यों गयो तो है। जी जी जी। मेरा ननिहाल है जसमंद की तरफ, खरे गयो तो हाँ, वहाँ लगे खरे गयो तो। जी। और उधर आप बिछवाड़ा की तरफ भी मैंने नौकरी की तो पट्टी गिजू, हाँ, मतलब हो गया। हाँ, थई गयू, हाँ। वे गयू, उधर वे गयू बोलते हैं, बिछवाड़ा उधर सॉरी आसपुर की तरफ वे गयू, जी। ठीक है। और अपने इधर थई गयू और उधर बोलते हैं कि पट्टी गिजू। पट्टी गिजू। तो कहीं ना कहीं मैंने कोशिश जरूर की सीखने की। पर्यायवाची बहुत अच्छे हैं, वागड़ी लैंग्वेज बहुत अच्छी है जी जी। और इसको बोलना भी चाहिए, बच्चों को भी बुलवाना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं जैसे कि वागड़ी की क्या ज़रूरत है, जैसे मेरे गांव में है ना, तो मैं बच्चा खेल रहा था तो मैंने उससे पूछा कि हो करे है यूँ, तो बोले नहीं ये हिंदी ही बोलता है, ये वागड़ी नहीं बोलता है, ये गंवार नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या है। हाँ, लोग मतलब ये समझते हैं कि वागड़ी बोल रहे हैं मतलब गंवार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डाली भी गई है उनमें और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी है कि जो पढ़े लिखे बच्चे जैसे मेरे जैसे जी तो हिंदी बोलते हैं तो हम क्यों नहीं बोलते, तो उनको ही नहीं पता कि मेरे को वागड़ी भी आती है जी। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया ना तो मैंने देखा कि अगर आप चाइना में जाओगे तो आपको चाइनीज आना जरूरी है, उसके बाद में ही आपको डिग्री मिलेगी। अच्छा। आप गुजरात में जाओगे आप गुजराती आनी जरूरी है, बिल्कुल। साउथ में जाओगे तो आप हिंदी बोलते ही नहीं है जी हाँ, वहाँ तो बिल्कुल अलग ही वहाँ तो इंग्लिश या फिर दूसरे लैंग्वेज। जी। और जैसे अभी राजस्थान में ये मारवाड़ की तरफ जी उस चीज़ को मान्यता देने के लिए वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जी। वहाँ के जो राइटर्स, हाँ राजस्थानी भाषा। जी। तो हमको अपनी वागड़ी बोलने में क्यों शर्म आ रही है, हमको भी तो करना चाहिए ना अपनी वागड़ी के लिए कुछ। ठीक है, मैं अभी नहीं लिख रही हूँ जी, पर मैं लिखूंगी बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी थोड़ा उसमें डीप में जाऊँ और लिखने की कोशिश करूँ तो मैं ज़रूर लिखूंगी जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मुझे पसंद नहीं है जी। अब थोड़ा सा प्रश्न अलग सामाजिक विभाग पे, बहुत सारी कुरीतियाँ आज भी हैं भोपा और आज भी ख़त्म नहीं हुई जो अब तक लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए था। दूसरा, आए दिन हम सुसाइड केस काफ़ी देखते हैं आपके समाज में खास करके, और चूँकि आपका परिवार और स्पेशली आपके फादर इन सब चीज़ों से सामाजिक बदलाव जो लाए हैं आपके फादर अपने हिसाब से, और कहना चाहिए कि एक विचारक या समाज सुधारक मैं एक शब्द उनके लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ें और कितना टाइम लगेगा, ये जो भोपा और ये तमाम चीज़ें हैं, और ये जो सुसाइड के केस काफ़ी आए दिन आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ करावड़ा में ये हुआ, वहाँ पे ये हुआ, उसके लिए बीइंग ए लेडी खास करके महिलाओं में ये चीज़ें काफ़ी हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले तो मैं भोपा वगैरह की बात कहूँगी जी। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि आप जैसे हम लोग जाते हैं भोपिया के पास, झाड़ फूक करता है वो जी, है ना, किस चीज़ से करता है वो झाड़ फूक बताइए? वो जो नीम का जो रहता है, नीम का वो है ना जी। तो वो नीम के या फिर मोर के पंख से भी होता है ना जी, हाँ मोर के पंख से भी होता है। तो ये आप और नीम की क्या खासियत है जी? नीम 24 घंटे अपन को ऑक्सीजन देता है जी जी। तो कहीं ना कहीं पहले के टाइम में ट्राइब्स ने ये किया था कि भाई नीम ऑक्सीजन देता है, उनको पता था। अच्छा। अब ये नहीं पता कि ऑक्सीजन देता है, ये लैंग्वेज नहीं पता होगी, पर हाँ अच्छा रहता है जी जी, है ना। तो उसे कहीं ना कहीं वो उसको ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं एक मरीज भी जो होता है ना वो कहता है हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, कहीं मेंटली उसका वो भी होता है कि वो ठीक हो भी जाता है जी जी। कि ये चीज़ मैं अपने PhD में मैंने किया है इसका। अच्छा। तो मैंने जानबूझ के अपने ऊपर करवाए, कई बार करो है ना बुला के। तो मैंने ये नोट किया कि वो अगर हम इस चीज़ को अगर अपन अंधविश्वास मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो कर तो नेचर के साथ ही रहा है, उसके साथ कुछ गलत कहीं काट पीट तो कर नहीं रहा है वो, उसके इन्वॉल्व तो नेचर ही उसमें, तो फिर ये अंधविश्वास कैसे हो सकता है? इसके अलावा कोई छींक जाए तो हम जाना छोड़ देते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो हम छोड़ देते हैं, वो तो सब में लगभग है ना। तो उसके अलावा मैं एक और चीज़ कहूँगी, अब पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, जैसे कोरोना में थाली कटोरी बजाए तो, और तो अगर हम उसको अंधविश्वास नहीं मानते तो ये मेरे नज़र में ये अंधविश्वास नहीं है ना, क्योंकि इसमें नेचर जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन कई दूसरी चीज़ों में अंधविश्वास ज़रूर है, जैसे कि अभी कल ही मैंने देखा कि हमारे गाँव में किसी की डेथ हो गई है ना, मेरे स्कूल की तरफ, तो बोल रहे हैं कि भाई शरीर गर्म है उसका। मैं वहाँ रुकी, मैंने बोला कि भाई इनको हॉस्पिटल ले जाओ, भाई से भी बात की, भाई भी बोलता है कि हाँ हॉस्पिटल ले आओ, लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त उसको लोग मंदिरों में और इधर उधर लेके दौड़ रहे, तो कहीं ना कहीं चला गया वो। अगर वही टाइम वहाँ पे यूज़ किया होता तो शायद वहाँ यूज़ किया होता, ये इसको मैं मानूंगी हाँ ये अंधविश्वास है। और कई मैंने 1-2 जगह ये पढ़ा था, सांप ने बच्चे को काट लिया हॉस्पिटल में ही, तो हॉस्पिटल में ही सब आ गए और उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, इसको मैं ज़रूर अंधविश्वास मानूंगी जी, झाड़ फूक को नहीं मानूंगी। और इसके अलावा एक और क्या क्वेश्चन था? सुसाइड केस कैसे? सुसाइड, यस जी।
मुझे लगता है कि जो सुसाइड करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर करता है। मतलब उसको सिर्फ एक दिन नहीं लगता उसमें, उसमें कम से कम उसके साथ जो हो रहा है ना, उसके लिए वो मेंटली धीरे 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 प्रिपेयर होने लगता है। अब ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा, बस अब तो मैं मर ही जाऊंगा, तू मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, दिमाग में पहले ही बिठा दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जब ये पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाता है ना, तो एक दिन वो इस तरह का कदम उठा लेता है जी। तो जब वो गले में, ठीक है आपने फंदा डाल दिया, उसके बाद 1 मिनट के लिए ये सोच लो आप कि साला मरना तो मुझे कभी भी है, कभी भी मैं मर सकता हूँ, थोड़ा जी के तो देख लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, है ना जी। तो आप कभी नहीं मरोगे उस वक्त, जी, कभी नहीं होगा। तो ये चीज़ सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसके लिए आप मर रहे हो या जिस कारण से आप मर रहे हो, उस कारण को 2 मिनट के लिए आप साइड में हटा दो। ठीक है वो आपको पसंद नहीं करती या करता है, या फिर आपके घर में जो भी कंडीशन है हमेशा तो रहेगी नहीं जी। आपको प्यार करने वाले लोग भी बहुत हैं, आप उनके लिए जी लो। जी जी बिल्कुल, ये शब्द बहुत अच्छा कहा आपने कि हर कोई आपसे नफरत नहीं कर रहा है या गलत नहीं है आपके लिए। कुछ लोग हैं जो आपके लिए आज भी सही कुछ नहीं, ज्यादा लोग हैं आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपकी फैमिली है, और वो एक के लिए आप क्यों इतना वो कर रहे हो, खुद को क्यों खत्म कर रहे हो। जी जी, आप उनके लिए जी लो ना एक बार जी, है ना। उनको क्या चाहिए, उनको आपकी जरूरत है कि नहीं, पूछ लो एक बार जी। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनके लिए जी लो। जी मैडम, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और साहित्य में भी शायद कुछ और लिख रही पुस्तक हाँ, मैं लिख रही हूँ अभी, एक नया उपन्यास लिख रही हूँ, काको नाम है उसका। क्या नाम है? काको। काको अंकल। हाँ 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 बिल्कुल जी। तो ये मैं लिख रही हूँ, और इसके अलावा 2-4 और लिख रही हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा जी। इसके अलावा मैं यूथ को और इस तरह से ये संदेश देना तो चाहूँगी कि आप सपने देखो जी, सोते हुए नहीं, आंखें खोल के सपने देखो। आंखें खोल के, हाँ कलाम जी ने जो कहा था। हाँ, आंखें खोल के आप देखो कि मैं इस लेवल पे जाऊंगा जी, और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप उस लेवल पे नहीं जाओ जी। बस आपको सोचना है और खुद पे विश्वास करना है कि हाँ मैं कर लूँगा जी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जी। जैसे अगर आप अभी यूट्यूब पे आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप करेंगे ना, तो आपके अंदर वो सारा वीडियो आ जाएगा। अच्छा जी। मैं खुद उस चीज़ को यूज़ करके आज जो हूँ ना जी, सिर्फ मैं बिल्कुल मानती हूँ उसको जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, और पर इसमें यह है कि आपको विश्वास होना चाहिए खुद पे कि नहीं मैं कर लूँगा। बस मैं आज भी ये कहती हूँ मैं कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, और मैं देखना एक दिन कहाँ जाऊँगी जी। तो ये चीज़ आप में जब विश्वास होता है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो जी। इसलिए सपने देखो, खुली आंखों से देखो और विश्वास करो खुद पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे जुड़ने के लिए, और आप भी बस सपने देखते रहिए और आपने तो काफ़ी सपने अपने पूरे भी कर लिए हैं। मैं अभी देख रही हूँ और अभी पूरे नहीं हुए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना कीमती समय देकर हमारे बीच पधारी, और आपके बारे में, साहित्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, और ख़ास करके ट्राइबल समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें आप, हालांकि एक बार और मैं आपको आमंत्रित करूँगा ट्राइबल्स पे और कुछ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।